जागतिक पर्यावरण दिन न्यू मीटिंग काय झालं? आज 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन. या दिनाचे औचित्य साधून एन्व्हायरमेंटल सायन्सच्या कोर्स एमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना तसेच जागतिक पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने लाभलेल्या वक्ता श्रीमती शेफाली दुधबडे मॅडम, तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा म्हणून महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम लाभलेले आहेत. तसेच आमच्या समाज कार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक वृंदांना वसुंधरा दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. सृजन हो, वसुंधरा दिन साजरा करण्याचं प्रयोजन काय, तर यामागे फार महत्वाची भूमिका आहे. आणि हा कार्यक्रम व्हावा यासाठी आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम सातत्यानं मेसेजच्या द्वारे ज्या सूचना केलेल्या आहेत, त्या सूचनांचं अनुपालन करून एन्व्हायरमेंट सायन्सचा इन्चार्ज म्हणून हा कार्यक्रम घेणं अगत्याचं होतं. आणि या अनुषंगाने मी हुंगे सर, धुर्वे सर यांच्याशी सातत्यानं पाठपुरावा करून अतिथी कोणाला सांगावं किंवा कोण बोलू शकतात यावर, तर यासाठी प्राध्यापक नरेश धुर्वेंनी फार महत्वाची भूमिका स्वीकारली आणि शेफाली दुधबडे मॅडमचं नाव त्यांनी सजेस्ट केलं. मी डॉक्टर हिरालाल मेश्राम प्रास्ताविक भूमिका व्यक्त करताना एवढंच म्हणेल की मागील 45 कोटी वर्षापासून पृथ्वीने आजपर्यंत 6 वेळा प्रलयाचा सामना केलेला आहे. या पृथ्वीवर 100% असलेली जैवविविधता प्रत्येक प्रलयाच्या वेळेस नष्ट होत गेली आणि त्यामुळे आज केवळ 0.01% जैवविविधता शिल्लक आहे. आणि म्हणून वृक्षारोपण ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणूनच वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, पक्षी ही सुस्वरे आळविती, असं तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं आहे की वृक्ष आमचे सगळे सोयरे आहे. आणि त्या पक्ष्यांच्या सुस्वरामुळे सारे गम पदनिसा हे जे स्वर निर्माण झालेले आहेत, ही त्यांचीच देण आहे, निसर्गाची किमई आहे. आज सर्वांनाच मित्र सावली हवीशी वाटते, परंतु झाडे लावण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. आणि म्हणून आजचा जो विषय आहे की विद्यार्थ्यांची उपयोगिता, विद्यार्थ्यांची भूमिका, पर्यावरण संवर्धनात विद्यार्थ्यांची भूमिका, हा विषय आम्ही आज ठेवलेला आहे. आज आपण रस्त्याने फिरताना जेव्हा ऊन तापतं आणि सिग्नल लागलेला असतो, तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की 2 मिनिटाची सावली कुठेतरी मिळावी. परंतु ही सावली मिळत असताना एक तरी झाड आपण लावावं याचा विचार आमच्या मनात येत नाही. हे दुर्दैव आहे. आणि कोरोनानं आम्हाला बरंच काही शिकवून सोडलेलं आहे. पर्यावरणाचं संवर्धन जर होत नसेल तर मित्र हो, तुमचे आमचे नातेवाईक सगळे सोयरे आणि आप्तेष्ट आणि मित्र या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जे गेलेले आहेत ऑक्सिजन अभावी, हे एक महा प्रकारचं प्रलयच होतं मानवी जीवनावर. आणि याचा सामना करण्यासाठी आपण सारे जण, सर्व जाती जमातीचे माणसं एकत्र येऊन त्याचा सामना आजही आपण करतो आहोत. आपण पर्यावरणाच्या संवर्धनाविषयी जर जागृत राहिलो नाही तर मला असं वाटतं की ऑक्सिजनचे बंबे आपल्याला पाठीवर घेऊन, बॅग प्रमाणे पाठीवर घेऊन प्रत्येक कार्यालयात आणि महाविद्यालयात
जावं लागेल की काय याची भीती आता निर्माण झालेली आहे. कारण निसर्गामध्ये एवढे सामर्थ्य आहे आणि या सामर्थ्याच्या बळावर ऑक्सिजनची निर्मिती होते आणि म्हणूनच आपण एक तरी झाड लावण्याचा संकल्प करून पर्यावरण निर्माण करणे ही आपली गरज असायला पाहिजे. पर्यावरण शास्त्रज्ञ म्हणतात की वसुंधरा रक्षणासाठी हे शेवटचं दशक आहे आणि या दशकामध्ये पृथ्वी हा एकमेव ग्रह आहे की मानवाला तो वरदान आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, थर्माकोल किंवा प्लास्टिकचा वापर कमी करणं, पिण्याच्या पाण्याची बचत, व्यवस्थापन व नियोजन करणं, दैनंदिन कृतीतून पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणं, अर्थात पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असायला हवं. परंतु दुर्दैवानं असं म्हणावं लागतं की त्याकडे थोडाफार दुर्लक्ष होत आहे. आमच्या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर केशव पाटील यांच्या उपक्रमातून यांच्या मार्गदर्शनातून जो उपक्रम राबवला होता की घरोघरी एक झाड लावून देणं, त्या घरातील जेवढे सदस्य असतील त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त एक झाड लावणं आणि त्या झाडाची जबाबदारी त्या परिवाराकडे देणं, असे आम्ही जवळजवळ 50 ते 58 झाडं मागील वर्षी आम्ही लावून दिलेलं होतं. तोही उपक्रम आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला. भोपाळ गॅस कांड असो किंवा चीनच्या प्रयोगशाळेतून विषारी वायू बाहेर निघाला हा प्रकरण असो, किती क्षती आणि हानी झालेली आहे हे सांगायला नको. परंतु जगातल्या कोणत्याच तज्ज्ञांना दूरगामी पाहणी करण्याचा बेत आखता आला नाही अशी लंडनच्या आकाशवाणीने कबुली दिली आहे. 15 ते 20 वर्षापूर्वी नॉर्वे व स्वीडन या देशांनी एकमेकांवर आरोप केले होते की तुमच्या देशातून उडून आलेले विषारी वायू सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आमच्या पाण्यात उतरत आहेत, पाणी विषमय होत आहे, जंगले नष्ट होत आहेत आणि मासे मरत आहेत. परंतु याकडे कोणत्याच देशाने गांभीर्याने याची दखल घेतली नाही. परंतु 1970 मध्ये विषाणूमुळे स्वीडनमध्ये पडलेल्या विषारी पावसातील 80% विष परदेशी कारखान्यातून उडून आले होते. अर्थात उत्सर्जजन्य प्रदूषणाने दुष्परिणाम झाल्यामुळे जर्मनीने इतर राष्ट्राच्या तक्रारीची तेव्हा दखल घेतली होती आणि उपाययोजना केली. विषारी वायू निष्प्रभ करणाऱ्या स्क्रबर नामक रासायनिक युक्तीचा वापर सुरू केला. आज जर्मनीमध्ये दर 3ऱ्या झाडावर लिहिले असते, मी मरत आहे, आम्ल वर्षाव माझा घात करत आहे. अशाच प्रकारे अमेरिका व कॅनडा यांची अशीच गोष्ट होती. युनियन कार्बाइड कारखान्यातून झिरपणाऱ्या MIC फॉस्जिन या वायूमुळे जनतेला उपसर्ग होत असतो आणि हा उपसर्ग फक्त वाहणाऱ्या शुद्ध वाऱ्यामुळे दूर होतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आणि म्हणून जल जंगल जमीन देवाची तोफानी जे मिशन राबविलेलं आहे तेही पर्यावरण संरक्षणाच्या घटकाचं एक महत्वाचं कारण आहे. औद्योगिक कारणामुळे कित्येक जहर परिणाम करून जातो. आमच्या नागपूरच्या कमिशनर डॉक्टर रश्मी मयूर म्हणाल्या होत्या, तुमच्या एम्प्रेस मिलचे विषारी पाणी नागनाल्यात सोडता हा प्रकार फारच भयानक आहे. कारण या नाल्याच्या पाण्यावर भाजीपाला होतो आणि तो नागपूरकर खातात. अर्थातच त्या भाजीपाल्यामुळे मानवाच्या शरीरावर किती दुष्परिणाम होतात आणि जे ऍसिड भाजीपाल्यावर फवारल्या जातं त्या फवारणीमुळे कित्येक प्राणी, मग गायी असतील, बैल असतील, ते खातात आणि ते खाल्ल्यामुळे त्यांच्या शरीरात जातं
आणि त्या शरीराचं विष दुधात येतं आणि ते दूध आपण प्राशन करतो. फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ही संस्था सातत्याने या गोष्टीचा पुरावा करत आहे, परंतु या पुराव्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, आमची ही जबाबदारी आहे की ती जबाबदारी आपण ओळखली पाहिजे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनं आपण सजग राहिलं पाहिजे. किमान एक तरी झाड आपण लावण्याचा संकल्प केला पाहिजे. आणि तो संकल्प जर आपण करणार नसू तर भविष्यामध्ये आमची पुढची पिढी पाठीवर दप्तरासारखं ऑक्सिजनचं सिलेंडर घेऊन चालण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आणि या परिस्थितीचा सामना आपल्याला करायचा असेल तर प्रत्येकाने तुम्ही आम्ही कटिबद्ध असलं पाहिजे की पर्यावरणाशिवाय, निसर्गाच्या संतुलनाशिवाय याला पर्याय नाही. कारण जी झाड तोडत आहे, जे वृक्ष तोड होत आहे, त्यामुळे सातत्यानं जमिनीची उष्णता वाढत आहे. आज चेरापुंजीला जास्त पाऊस का पडतो? त्याचं कारणच आहे की तिथे वृक्ष संपदा ही अवाजवी पेक्षा जास्त असल्यामुळे चेरापुंजीला सगळ्यात जास्त जगामध्ये पाऊस पडतो. आज जिथे जिथे जंगलदाटी आहे त्या भागात पावसाचे प्रमाण शेकडा जास्तच आहे. परंतु आज निसर्ग किंवा जी वसुंधरा दुःखी होत आहे, त्याचं कारण आपण निसर्गाकडे जेव्हा पाहतो, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाहतो, पर्यटक स्थळ म्हणून आपण जेव्हा पाहतो, तेव्हा जर वसुंधरा शोभिवंत नसेल, वसुंधरेच्या गर्भामध्ये झाडं नसतील तर वसुंधरेला शान येणार नाही. आणि आमची सौंदर्य दृष्टी, ब्युटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्युटी असं जे म्हणतो, हे विधान खोटं ठरेल. आणि म्हणूनच आपण वसुंधरेच्या रक्षणासाठी तुम्ही आम्ही सर्वांनी मिळून संकल्प करण्याची आज गरज आहे. आज सगळेजण यावर चिंतन करतात, मनन करतात आणि शास्त्रज्ञांनी धोक्याची बेलच वाजवलेली आहे की जर आपण आता सजग आणि सावध झालो नाही तर पर्यावरणाला कोणीही थांबवू शकत नाही. जे ओझोनची लेयर आहे त्याला सुद्धा ठिगळ पडण्याची वेळ आज आली आहे. आणि म्हणूनच पुढची पिढी, पुढचा काळ समृद्ध आणि सुखी व्हावा असं जर वाटत असेल तर या दिनाच्या निमित्तानं आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी, सृजनांनी संकल्प करणं ही काळाची गरज आहे असं मी म्हणेल. आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून पोस्टर्स असतील, म्हणी असतील, उखाणे असतील, ह्या माध्यमातून, प्रसार माध्यम असतील, चित्रपटाच्या माध्यमातून, वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून, प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून या गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार होणं काळाची गरज आहे. तरच आपण आजच्या दिनाचं औचित्य साधू शकतो आणि वसुंधरेला आपण सुखी करू शकतो. आमच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्या गेस्ट आहेत, श्रीमती शेफाली दुधवडे मॅडम. दुधवडे मॅडम, आपण ऐकता आहात ना? हो सर, आहे मी. आणि फारच छान माहिती दिली तुम्ही. धन्यवाद मॅडम. मी आमच्या प्रमुख वक्ता श्रीमती शेफाली दुधवडे मॅडम यांचा परिचय करून देताना अत्यंत गौरवानं म्हणावं लागतं की पर्यावरण मित्र म्हणून शेफाली मॅडमचा एक लौकिक आहे. त्या स्वतः आर्किटेक्चर आहेत, NGO मध्ये काम करतात, मुलांसाठी आणि पर्यावरणासाठी सातत्यानं मागील 15 वर्षापासून त्या प्रयत्नशील आहेत. अनेक उपक्रमाच्या माध्यमातून, अनेक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचं रक्षण, पर्यावरणाची काळजी त्या सातत्यानं घेत आहेत. आणि आजच्या निमित्तानं मी त्यांचं शब्द सुमनांनी स्वागत करतो की जेव्हा गेस्ट म्हणून आम्ही त्यांना फोन केला तर एकाही क्षणाचा आढेवेळा न घेता
ते आमच्या महाविद्यालयामध्ये त्यांनी आभासी पद्धतीचा कार्यक्रम घेण्यासाठी परवानगी दिली आणि मी त्यांचं मनापासून कौतुक करतो, आभार मानतो आणि आजच्या प्रसंगी आपलं भाषण करण्यासाठी, आपलं वक्तव्य करण्यासाठी मी आपल्याला पाचारण करतो श्रीमती शेफाली दूधबडे मॅडम. आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या वृंदांना आपण मार्गदर्शन करावं अशी विनंती करतो. शेफाली मॅडम. धन्यवाद सर. आपण इतक्या छान शब्दांमध्ये जे पृथ्वीचा जो नाश होतो आहे, नायनाट होतो आहे, ते अगदी सुंदर शब्दात आपण समजावून सांगितलं, आमच्यापर्यंत पोचतं केलं. तर आज गरज आहे, तज्ञांनी भरपूर रिसर्च याच्यावर केलेला आहे, भरपूर अभ्यास झालेला आहे आणि आपल्याला संकेतही मिळालेले आहेत की येणाऱ्या 10 वर्षांनंतर काय. सगळीकडे याच्यावर भरपूर वाटचाली पण चाललेल्या आहेत. पण एकत्र येऊन काम कर मला हे सांगताना फार आनंद होतो की पूर्ण म्हणजे आपल्या देशाची जी लोकसंख्या आहे, पॉप्युलेशन जी आहे, त्यात सगळ्यात अधिक वाटा जो आहे, प्रपोर्शन रेशिओ ज्याला म्हणतो, तो आज युवा पिढीचा आहे. आणि या युवा पिढीला आपल्याला जागरूक करणं, किंवा ते आज स्वतः इतके स्मार्ट आहेत की ते जागरूक आहेत, पण त्यांच्या रोजच्या दैनंदिन रुटीन मध्ये अभ्यासाकडे लक्ष, करिअर विषयी जास्ती कॉन्शियस असणं आणि ही जी रेस लागलेली आहे करिअरला घेऊन, तर याच्यात ते सगळे इतके व्यस्त झालेले आहेत की पर्यावरणावर खूप मोठे मोठे सगळे लेख वाचले किंवा बरंच काही ऐकल्यावरही फार कमी वेळ त्यांना मिळतो की ते कुठल्याही बाबीसाठी किंवा कुठल्या वाटचालीसाठी पुढाकार घेतले. मग आता कमी वेळात नेमका काय करता येईल की या युवा पिढीला स्वतःचं करिअर सांभाळून, स्वतःचे सगळे कमिटमेंट सांभाळून थोडाफार जो त्यांचा रोजच्या याच्यातला जो वेळ आहे ते कसं देऊ शकतात, याच्यावर आपण आज जास्त भर देऊ. कारण बाकी जो अभ्यास आहे. शेफाली मॅम, थोडस हिंदीत बोले तर बरं होईल, कारण की भरपूर जे हिंदी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत. हो चालेल. तो हिंदी में ही बात करूंगी, थोड़ा सा मिक्स इंग्लिश में बात करूंगी रादर. चलेगा. बहुत सारे जो हिंदी शब्द मुझे नहीं समझ में आएंगे तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज रहेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. तो अभी हम बस बात करेंगे कि हमको ये जो यंग जनरेशन है इनको सेंसिटाइज कैसे करना है, इनको एक्टिव मोड में कैसे लाना है, क्योंकि इनके अपने कमिटमेंट्स है, इनका अपना एक करियर को लेकर कमिटमेंट है, जिसके चलते इनको बहुत कम समय मिलता है पर्यावरण के लिए सोच कर भी कुछ कर दिखाने के लिए. तो जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर है उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूंगी कि आप अपने जो बिजी लाइफस्टाइल में आप थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आप को रूटीन में ढाल के, और किसी एक समय पर प्लानिंग करके कुछ एक एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हैं. मेश्राम सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों ने पिछले साल एक बहुत ही अच्छा उपक्रम लिया है प्लांटेशन का, कि घर घर जाकर आपने जो प्लांटेशन का इनिशिएटिव लिया कि उनके बर्थडेज पर वहां पे आपने एक पौधा गिफ्ट दिया और उस पर्टिकुलर फैमिली को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी ऐसे वो पेड़ को, वो पौधे को बड़ा करने में. तो ऐसे ही उपक्रम निरंतर होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है. उसमें हमको ये अकाउंटेबिलिटी भी रखना कि हम कितना कर पाए, कितना एडॉप्शन में हमने वो सर्वाइवल रेट देखना बहुत जरूरी है. ये हुई प्लांटेशन को लेकर बात. अब आप टेक्नो सैवी, पूरी आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा टेक्नो सैवी है, तो ऐसे क्या हम कर सकते हैं कि जिसमें सस्टेनेबल मॉडल्स हो, कि जिसमें आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत जो आज के करंट ट्रेंड्स है, सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत रहते हो, तो इन सब माध्यम से आप अवेयरनेस कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो कि आपको ज्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े, आपने अवेयरनेस भी कर दिया, आपने अपने पढ़ाई पे भी ध्यान रखा.
तो सबसे पहले आप अगर एक मॉडल लेते हैं कि सस्टेनेबल कैंपस, आप जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं उसी कैंपस को अगर आप एक लाइव मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर लेते हैं, तो आपको बहुत छोटे छोटे जो एक्टिविटीज है वो करने पड़ेंगे। तो उसका सबसे पहले जो रूल है, नियम है, वो ये होगा कि आपको एक क्लब बनाना पड़ेगा। जितने भी लाइक माइंडेड आप जैसे लोग हैं जो सोचते या नहीं भी है, उनके पास वक्त कम है, तो उन लोगों को आपको जोड़ना है। जोड़कर आपको एक्टिविटीज प्लान करनी है कि आप क्या कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ाना है। अब एक्टिविटीज क्या, तो हमने सबसे पहले तो बात की कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ओजोन लेयर की बात की हमने ये देखा कि हमको बायोडाइवर्सिटी इस साल का तो स्लोगन है, और आगे ये स्लोगन कंटिन्यू होने वाला है। ये जो एजेंडा है कि रिस्टोर योर बायोडाइवर्सिटी, ये एजेंडा आगे ये पूरा कंप्लीट डिकेड जो है इसमें चलने वाला है। तो इसमें हमको इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए, दैट इज री इमेजिन। फिर उसके बाद आता है रिक्रिएशन, मतलब आपको रिक्रिएट भी करना है और आपको रिस्टोर भी करना है। तो ये अलग अलग चैलेंजेस है, ये सब एक साथ लाकर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब बायोडाइवर्सिटी में अभी पिछले ही कुछ दिनों में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी और उस पर एक बहुत अच्छी बात एक्चुअली निकली थी कि इंडिकेशन है कि अगर हनी बीज है, अब हनी बीज है तो ही अगले मतलब आपका जो लाइफ है वो सेट है नेचर के हिसाब से। मतलब नेचर आपको कहीं पे भी कुछ भी ये नहीं करेगी, नॉन कोऑपरेशन में नहीं जाएगी। बट अगर नेचर हमने देखा कि धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन में जा रही है, इसका इंडिकेशन है कि हनी बीज अगर नष्ट हो जाती है पूरी तरह से, तो आने वाले 4 सालों में पूरा ह्यूमन काइंड, मैन काइंड जो है वो टोटली नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट होगा? क्योंकि जो हनी बीज है वो हनी बीज कहाँ से ये लाती है, मतलब शहद बनाने के लिए तो फूलों की जरूरत होती है। अब इतना बड़ा वाइड रेंज है फ्लोरा और फौना का, अगर वो ही धीरे धीरे नष्ट होने लगा, जैसे मेश्राम सर ने कहा कि हर प्रलय के साथ कुछ ना कुछ प्रजाति ये नष्ट होती गई, तो ऐसा ही है कि, और ये तो अभी हमारा स्वनिर्माण किया हुआ प्रलय है। शायद बाहर से, मतलब पहले ऐसा था कि हम किससे लड़ते थे, तो बाहर से हम पर जो राज करना चाह रहे थे हम उससे लड़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज हमको लड़ना किससे है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है, इसके लिए हम पर्यावरण को पूरी तरह से विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये है आज का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और हमको ग्लोबली, एक्चुअली पूरा जो यंग जनरेशन है इनको ग्लोबली एक साथ आना पड़ेगा, ये सारी जो एक्टिविटीज है, और मतलब नेचर को बचाने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल, जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं बात कर रही थी हनी बीज की, तो एक छोटा सा सिंपल इंडिकेशन है कि अगर हनी बीज नहीं है तो फिर मैनकाइंड पूरी तरह से आने वाले 4 सालों में नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि हमको हमारा फ्लोरा, फौना, एक्वेटिक लाइफ जो है वो सब रिटेन करना, रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हम कहते हैं कि प्लांटेशन जितना मैक्सिमम कर सके आप। अगर सस्टेनेबल कैंपस की मैं बात कर रही हूँ तो आप देखिए कि आप अपने कैंपस में कितना प्लांटेशन कर सकते हैं। आप प्लांटेशन करके और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एडॉप्शन के लिए आप क्या क्या अवेयरनेस कर सकते हैं। टेक्नो सेवी ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सेल्फीज डालते हैं। पर क्यों ना ये सेल्फीज अगर हम मैसेज गिविंग करें तो और ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अब कैसे कि हमने अगर हमारा बर्थडे कॉलेज कैंपस में भी होता है, फ्रेंड्स आते हैं, केक कट होता है, और भी हम लोग अलग अलग स्टाइल में उसको सेलिब्रेट करते हैं हमारे बर्थडे, तो उसके साथ क्यों ना हम एक मैसेज भी दें कि हम अपने घर से आते वक्त 10 पौधे लेकर आए, उसमें से 2 का प्लांटेशन हम कैंपस में करें और 8 हम हमारे दोस्तों में बांटे या हमारे रिश्तेदारों में बांटे, और उनसे कहे कि हम लगवा भी देंगे, एडॉप्शन आपको, इसकी जिम्मेदारी आपकी है।
ये छोटी छोटी जो स्टेप्स है ये लेना बहुत जरूरी। दूसरा है कि फिर से ट्रेंड की बात जब आती है तो यंग जनरेशन को लगता है कि क्या है, मतलब हर बार लेक्चर नहीं, हमको कुछ आउट ऑफ द वे करना। आउट ऑफ द वे मतलब क्या? तो अगर मैं बात करूंगी प्लांटेशन के बाद प्लास्टिक कंट्रोल, कि हमको प्लास्टिक कैसे कंट्रोल करना है मैक्सिमम, तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हम ये कैरी बैग्स जो है, प्लास्टिक पैकिंग तो बात की बात हो गई, लेकिन जो कैरी बैग्स है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अब इसका अवेयरनेस आप बच्चे अपने कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से दे सकते हैं। फिर से सस्टेनेबल कैंपस की बात, तो इसमें आपने आपके जो कैंटीन्स है वहां पे जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको आप कंट्रोल में लाइए। उसके बाद जो कैरी बैग्स आप देख रहे हो कि यूज हो रहा है, तो कल्चरल प्रोग्राम्स में आप फैशन शोज कर सकते हो। आप बहुत फैशनेबल डिजाइन वाले क्लॉथ बैग्स को डिजाइन करके यू कैन शोकेस इट, आप उसको शोकेस कर सकते हो और आप दिखा सकते हो कि यू लुक सो स्मार्ट विद द क्लॉथ बैग। आप क्लॉथ बैग के साथ भी बहुत ट्रेंडी और बहुत अच्छे लग सकते हो, बहुत स्मार्ट लग सकते हो। तो व्हाई कांट बी हम लोग इको फ्रेंडली ये सब क्यों ना अपनाएं, सॉल्यूशंस जो है छोटे छोटे क्यों ना अपनाएं हम अपनी डेली लाइफस्टाइल। हम उसके बाद आते हैं कि हमको जो रिन्यूएबल एनर्जीज है या फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का हम देख ही रहे हैं कि फ्यूल जनरेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो विद इन द कैंपस इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर टू व्हीलर, आप साइकिल से जाइए, आप पैदल जाइए, आप वॉक करते हुए जा सकते हो। और उसके बाद यही मैसेज आप आपके बाकी फ्रेंड्स को भी दे सकते हो कि जितना ज्यादा साइकिलिंग आप प्रमोट करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो दैट वे यू कैन एक्चुअली कंट्रोल ऑन पोल्यूशन लेवल्स ऑल्सो। ये बात भी हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके कंट्रोल पर। फिर बात आती है कि हमको जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे मैक्सिमम यूज करें। सोलर पैनल्स हम कैसे लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम से बाहर निकलते हो, कैंटीन से बाहर निकलते हो और लाइट्स खुले रह जाते हैं, मतलब हम में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि हम जब वहां से निकल रहे तो हमको लाइट ऑफ करना चाहिए, फैन ऑफ करना चाहिए। सो वी नीड टू डेवलप दैट। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आज इग्नोर करके नहीं चले, हमको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो हमारे अंदर जगाना पड़ेगा। और इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन जब हमारे साथ है, मुझे लगता है, और बहुत प्रॉमिसिंग है ये यूथ आज का, बहुत स्मार्ट भी है। तो ये अगर सब मिलके ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग काफी कुछ चीजें कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपके जो पहले की सीनियर जो जनरेशन है उन्होंने तो जितना डैमेज करना था ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वो हो चुका है, इस जनरेशन, ये जनरेशन जो है वो कर चुकी है। बट नाउ इट इज योर रोल माय डियर यंग जनरेशन, ये अभी इसमें आपका रोल है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको ये डैमेज कंट्रोल जो है ये कहीं ना कहीं पर रोकना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाली जो कितने ही जो हमारे जनरेशंस है या जो एक एरा है या ड्यूरेशन है वो कितना हार्मफुल होगा, ये अभी हमने कोरोना पैंडेमिक के दौरान देख ही लिया है। तो लेट अस ऑल कम टुगेदर, हम लोग साथ में आए और इन सब छोटे छोटे एक्टिविटीज पर ध्यान दें और हम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस काम को, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इसी में आप लोग सस्टेनेबल कैंपस के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट्स आप सोसाइटी में सबके सामने ला सकते हैं कि जब एक छोटा सा एरिया जो है वो अगर इतना सस्टेनेबल हो सकता है तो ये हम ऐसे ही मॉडल्स शहर के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं ला सकते। छोटी छोटी जैसे बर्थडेज हुआ तो आपने मेडिसिनल हर्ब्स जो है वो एक्सचेंज कर लिए, आपने अपने ही सराउंडिंग में बहुत सारे ये जो है सैपलिंग्स वो लगा लिए। फॉसिल फ्यूल की फिर से एक बार मैं वही बता रही हूँ कि फॉसिल फ्यूल कंट्रोल की जो बात आती है तो उसमें आपने साइकिलिंग को ज्यादा प्रमोट किया या वॉकिंग को ज्यादा प्रमोट किया। इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जीज का हम यूज कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ये सब
मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकली सेंसिटाइज करने की जरूरत है। द ओनली थिंग इज कि आपके अपने जो कमिटमेंट्स है करियर को लेकर, जो रेस लगी है जिसमें आप अपने आप को भूल चुके हैं पूरी तरह से, उसमें थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स है अगर ये आप लेंगे तो बहुत कुछ, फिर से एक बार कहूंगी कि मिराकल्स हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये शुरुआत आप लोग अपने ही कैंपस से करें, धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाए, मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके वो जो पूरा प्रोजेक्ट है आप अपने शहर के लिए जो है एक मॉडल का उदाहरण करके आप ला सकते हो। और सोशल मीडिया का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज की पूरी जनरेशन बहुत ही ज्यादा टेक्नो savvy है, उसका सोशल मीडिया का आप मैक्सिमम, प्रिंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका आप मैक्सिमम यूज कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज, मतलब प्रैक्टिकली इन सब बातों में से ये रिजोल्यूशंस जो है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम सेलिब्रेट ही क्यों करें, एक सिंबॉलिक तरीका है, पर निरंतर आपको, मतलब एक दिन करके नहीं चलेगा, हम किसी को भी ये एक दिन करके नहीं चलेगा, इसको हमको निरंतर करना होगा, एक कंटिन्यूएशन में करना होगा। फिर वाटर कंजर्वेशन की भी बात आती है, तो हम कितना मैक्सिमम पानी सेव कर सकते हैं, इसकी छोटे छोटे टिप्स, while brushing our teeth, while taking bath, हम कितना पानी, फिर उसके बाद कार वॉशिंग, गार्डनिंग योर ट्री, मतलब प्लांटिंग योर, सॉरी, वाटरिंग योर गार्डन्स, ये सब है। इसमें हम लोग इग्नोर करते करते काफी सारा पानी वेस्ट करते हैं। रेन वाटर है हार्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम, अगर हम लोगों में जागरूकता और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ये सब जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स आप अपने क्लब के द्वारा लाइन अप करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एक हेड बनाकर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। एक टीम बनेगी और उसमें आपको टारगेट करना है कि आपको एक दिन में कितने हाउस होल्ड्स में जाकर ये अवेयरनेस करनी है, और उतना करके फाइनली यू कैन सी कि हमने कितना अचीव किया है, व्हाट इज योर अचीवमेंट इन योर सस्टेनेबल कैंपस मॉडल में भी, और आप हाउस होल्ड्स में भी जाकर कितना इम्पैक्ट आपके अवेयरनेस के थ्रू ला रहे। और फिर तो सोशल मीडिया है ही, आप उसको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, वायरल कीजिए आपके मैसेजेस। लोगों को बहुत बार क्या होता है कि पता रहता है कि हाँ ये करना चाहिए, पर उनको गाइड करने वाला नहीं होता कोई, उनको प्रॉपर अप्रोच या एक्सेस बताने वाला कोई नहीं होता। तो क्यों ना ये अप्रोच, ये एक्सेस हम लोग अपने थ्रू जो है वो दे। हम सबको लगता है, एक छोटी सी बात कहूंगी, हम सबको लगता है जब सब लोग अपने करियर में एक ड्रीम जरूर देखते हैं, सारे आज जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन सब से एक सब कि मन में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मुझे एक चांस मिल जाए इंडिया से बाहर जाने का, मैं जो भी करियर ऑप्शंस ले लूं, बस एक चांस मिल जाए मुझे इंडिया के बाहर जाने। व्हाई सो? हम लोग क्योंकि बाहर के जो पूरी इंडिया के बाहर का अब्रॉड वर्ल्ड जो है उसको देखकर हम फैसिनेट होते हैं, बिकॉज येस दे आर ट्राइंग टू, वो लोग कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें करके अपने एरियाज को बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ ऐसा रखने की कोशिश कर। वी लाइक इट, हम वहां जाते हैं हम वैसे ही बिहेव करते, बट जैसे ही हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आते हैं हमारी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। हमको सबको स्मार्ट सिटीज चाहिए, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज। यस, व्हाट आर दी स्मार्ट सिटीज? डेवलपमेंट के नाम पे पूरे पेड़ों का कत्ल, इतनी जमीन एक्वायर करना, पर वो स्मार्ट सिटी, चलो ठीक है आपने रीप्लांटेशन भी कर दिया स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, वो पेड़ बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी बनती है हमको स्मार्ट सिटीजन बनने की। जो प्लांटेशन किया है उसको रिस्टोर करना है, उसको बढ़ाना है, उसको हमको अडॉप्ट करके मैक्सिमम ये करना है। तो ऐसी कितनी सारी जो आपकी मेंटालिटी है, मैंने अभी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब हम डोमेस्टिक में आते हैं मेंटालिटी जो चेंज हो जाती है। व्हाई कांट वी रिटेन आवर मेंटालिटी एज सेम? हमको वही मेंटालिटी के साथ स्मार्ट सिटीजन बनना है, तभी आप लायक होंगे, हम सब लायक होंगे वो स्मार्ट सिटी के जो प्रिविलेजेस है वो एंजॉय करने के लिए। अदरवाइज क्या फायदा कि अगर मेट्रो चल रही है और लोग स्पीड कर रहे हैं
और देखने वाले देख रहे हैं बट हम उनको रोक नहीं रहे। उन्होंने नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज किया, यस वी आर सीइंग, पर हमने एक्सप्रेस नहीं किया, हमने रोका नहीं। सो दैट इज द ट्रूथ कि आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप रोकेंगे नहीं, आप शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक ये इम्पैक्ट हमको कहीं नहीं दिखेगा। तो दिस इज द अपील फ्रॉम माय साइड टू माय डियर यंग जनरेशन कि आगे आइए और अपने जितने भी कमिटमेंट्स हैं, प्रॉमिसिंग कमिटमेंट्स, उनको साथ में फुलफिल करते हुए एनवायरमेंट के लिए भी आप एक कमिटमेंट रखें। और एक छोटी एक्सरसाइज हर रोज करें, हर रोज। मैं टेक्निकली ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑलरेडी यू हैव वेरी गुड प्रोफेसर्स, टीचर्स विद यू जो आपको बहुत गाइड करेंगे, करते हैं। और आपको वैसे बाकी का जो गूगल्स पे और आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू भी मिल जाता है। बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू गियर अप माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू गियर अप। ये आपको गियर अप करना पड़ेगा, खुद को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और ये जो आज सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, कि हमारे पास सबसे बड़ी जो धरोहर है वो है हमारी यंग जनरेशन। तो वो अगर एज अ रिसोर्स आगे आती है ये डैमेज कंट्रोल को बचाने में, तो इससे ज्यादा और सुंदर अनुभव और फीलिंग कोई नहीं हो सकता। फिर से एक बार आप सबसे अपील करूंगी कि आगे आइए और धरती को यही कहकर मैं आप सबको कहूंगी कि मेरा जो गाइडेंस था या मेरा जो अवेयरनेस के लिए 2 शब्द मुझे कहने थे, वो मुझे इतना ही कह के रोकना है। और आभार मानती हूँ पूरे कॉलेज का, स्टाफ का, धुर्वे सर, मेश्राम सर, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बच्चों से बात करूँ, स्टूडेंट से बात करूँ, और बात भी बिल्कुल जनरल इसमें करूँ जिसमें बच्चे कनेक्ट हो और आगे आए और कहे कि यस वी आर रेडी टू डू ऑल दिस, हमको ये करना है, हमको ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं रोकना है। दिस इज सो सिंपल। तो इसको बहुत सिंपल मानते ही आगे आइए और जो भी आपको प्राथमिकता आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देते हुए जो करना है वो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच मेश्राम सर, धुर्वे सर एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को और अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ आगे आगे डेफिनेटली हम कुछ करेंगे। धन्यवाद मॅडम, अत्यंत उपयुक्त अशी माहिती आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना आपण दिली आहात। प्लास्टिकचा वापर कमी करणं किंवा प्लास्टिक हद्दपार करणं हे फार काळाची गरज आहे। कारण एखाद्या गायीनं किंवा प्राण्यानं प्लास्टिकचं सेवन केलं तर ते प्लास्टिक हजम होत नाही, पचत नाही, त्यामुळे जनावरांमध्ये ट्यूमर निर्माण होतो। असे कित्येक घटक आहेत की ते प्रभावित होतात आणि कळत नकळत आपण निसर्गाला हानी पोहोचवतो। आणि आपण दिलेली ही माहिती निश्चितच अत्यंत मोलाची आहे मॅडम। अत्यंत मृदू भाषेत, अत्यंत स्पष्ट भाषेत आपण जे वक्तव्य केलं त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं मी मनपूर्वक आभार मानतो। धुर्वे सर। हा सर, मॅडम आले मॅडम हो आले आहेत का मॅडम? हो हो हा, तर मी या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा धर्माधिकारी मॅडम, आमच्या समाजकार्य महाविद्यालयाच्या कृतिशील प्राध्यापिका, कृतिशील प्राचार्या आणि संपूर्ण समाजाची काळजी वाहणाऱ्या, विद्यार्थ्यांची काळजी करणाऱ्या आधारस्तंभ म्हणून आम्ही धर्माधिकारी मॅडमकडे बघतो आहे। आणि कार्यक्रमाला उद्युक्त करणं, महाविद्यालयाच्या वतीनं प्रोत्साहित करणं हा धर्माधिकारी मॅडम यांचा स्थायी भाव आहे। आणि हे आमचे अहोभाग्य आहे की कुठलाही कार्यक्रम असो त्याला प्रोत्साहन देणं, त्यांच्याकडून करून घेणं ही त्यांची भूमिका असते। आणि विषय कुठलाही असो, तो पर्यावरणाचा असो,
दिनविशेषचा असो, चाहे कुठलाही विषय असो, त्या विषयाला अनुसरून उद्युक्त करत राहणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करणे, आणि त्यांचा एक मुख्य हेतू आहे की ही माहिती संपूर्ण विद्यार्थ्यांपर्यंत कशी पोहोचेल. कारण की आपल्याला जे माहिती आहे ते इतरांना कळावं हा त्यांचा उद्देश असतो. अशा व्यक्तिमत्वाला मी शतशः वंदन करतो आणि शब्दसुमाने त्यांचं अध्यक्ष म्हणून स्वागत करतो. आणि प्राचार्य स्वाती धर्माधिकारी मॅडम यांना विनंती करतोय की अध्यक्षीय भाषण आपण करावं. धर्माधिकारी मॅडम. नमस्कार, आवाज येतोय का सगळ्यांना? होय होय. सर्वप्रथम आजच्या या विशेष दिनी पर्यावरण दिवस साजरा करायसाठी जे काही पहल केली त्याच्यासाठी आयोजन समितीचे खूप खूप अभिनंदन की असा कार्यक्रम आपण इथे आयोजित केलेला आहे. आणि अगदी 11th आवरला असं आयोजन आपल्याकडे होऊ शकतं याचा अभिमान मला वाटतो की कुठलाही विषय असो आपल्याकडे रिसोर्स पर्सन आपण आरामात व्यवस्थित निवडून आणि त्या कार्यक्रमाला आपण पूर्णतः एक देत असतो. सर्वप्रथम शेफाली दूधबळे मॅडमचं मी अभिनंदन करीन, धन्यवाद देईन त्यांना की त्यांनी पर्यावरणच्या संरक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांची काय भूमिका असू शकते याच्याबद्दल अतिशय उत्तम असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी ज्या संकल्पना सांगितल्या त्याच्यापैकी मला खूपच सगळ्याच गोष्टी आपण अनुकरणीय आहेत. त्यातलं स्मार्ट सिटीझन बना ही त्यांची जी एक सगळ्यांना आवाहन आहे की स्मार्ट सिटीझन असले पाहिजे तरच ती सिटी स्मार्ट सिटी अशी आपल्याला म्हणता येईल. आणि खूप बरोबर आहे ते की आपण एक नागरिक म्हणून जे धडे आपण गिरवतो आपल्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये सिविक आपण जे शिकतो सिविक्स आपण शिकतो, नागरिक शास्त्र शिकतो, मोठेपणी आपण ते विसरून जातो की काय असं वाटायला लागणारं वास्तव आपल्या भोवती आपल्याला दिसतं. एकीकडे आपले संत आपल्याला सांगून जातात की वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी आणि त्यांचं आपण संरक्षण केलं पाहिजे हे त्यांच्याकडून आपल्याला कळतं. परंतु त्यांनी सांगितलेले बोल हे आपण फक्त पाठांतरापुरते ठेवतो का हा विषय अनेकदा मनाला भेडसावतो आणि असं वाटतं की त्याचं अनुकरण करणारी पिढी निर्माण व्हायला हवी. अजनी 1 याच्या संदर्भामध्ये आपण इतक्यातच पेपरमध्ये ऐकलं असेल की वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणामध्ये होतीये, परंतु त्याबद्दलच एक असंही वक्तव्य आपण वाचतो की जर 100 झाडं तोडली तर 500 झाडं आम्ही लावू. हा एक निर्धार तिथे समोर मांडलेला होता. त्याच्यामध्ये युवा पिढीने नक्कीच आपलं योगदान दिलं पाहिजे. मला असं वाटतं प्लास्टिकचा युसेज पण करणारी पिढी ही युवा पिढी असते आणि काहीही खाल्लं की त्याचं जे वरचं कव्हर असतं ते आपण कुठेही टाकून देतो. त्याबद्दल आपण जागरूक असलं पाहिजे. स्वच्छतेबद्दल आपण इतर देशांचे नुसते गोडवे गातो की इथे किती स्वच्छता, तिथे किती सुंदर असं आपण म्हणतो, पण तिथून भारतामध्ये पाय ठेवल्यावरती काय आपलं वागणं बदलतं याबद्दलही मॅडमनी सांगितलं की जसं इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कडून आपण आपल्या भारतातल्या एअरपोर्टकडे येतो तेव्हा आपल्याला वास्तव वेगळं दिसतं. ती अतिशय खेदजनक परिस्थिती आहे. आणि एक मला इथे सुचवावं असं वाटतं की घरातला जो विद्यार्थी आहे, घरातली जे बालकं आहेत, मुलं मुली आहेत, त्यांनी जेव्हा पालकांना एखादी गोष्ट समजवली तर ती गोष्ट ते जास्त लवकर स्वीकारतात. म्हणजे टीव्हीवरून कितीही प्रबोधन करा, काही सांगा, परंतु छोटं मूल घरातलं किंवा विद्यार्थी हे जेव्हा घरच्यांना सांगतात काही तेव्हा त्याचा परिणाम घरच्यांवरती खूप जास्त होतो. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाची सुरुवात आपापल्या घरांमधून आपण करूया आणि आपल्या घरच्यांना सगळ्यांना आपण त्यात सामील करून घेऊया. गार्बेज मॅनेजमेंट ज्याला म्हणतो आपण की कचऱ्याचं व्यवस्थापन आपण केलं पाहिजे आणि त्यासाठी इन्सिस्ट करणारे जे विद्यार्थी असतात त्यांच्या घरामध्ये आपल्याला 2 डस्टबिन्स आरामात दिसतात, ओला कचरा वेगळा आणि कोरडा कचरा वेगळा. शाळांमधून हे जेव्हा केल्या जातं तेव्हा घराघरांमधून ते होताना आपल्याला दिसतं. पण महाविद्यालयामधले विद्यार्थी हे घरी इन्सिस्ट करतात का आणि ते करायला भाग पाडतात का हा मुद्दा आहे. एक छोटीशी सवय असते ज्यानी भयंकर हाहाकार आपल्याकडे माजला आणि ती म्हणजे थुंकणे, स्पिटिंग. आणि ही मला असं वाटतं हेल्थ आणि बाकी अनारोग्य यासाठी कारणीभूत असलेली अशी ही सवय असते. तर आपल्याला थुंकण्यासाठी मनाई करणारे होर्डिंग्स लावावे लागतात. हेच आपलं दुर्दैव आहे असं मला वाटतं की आपल्याला पर्सनल हायजीन जर आपल्याला ठेवता आली तर ती सामाजिक आरोग्याला कारणीभूत ठरू शकते.
त्यामुळे खूप सुंदर सगळं असलं पाहिजे, खूप दिखावा असला पाहिजे म्हणजेच चांगलं असतं असं नाही. सिम्पल कॅन बी ब्युटिफुल, हे आपण लक्षात ठेवूया. आणि आपल्या वातावरणाची, आपल्या वन्यजीव तर नंतरची गोष्ट, आधी आपल्या भोवतालचा जो फ्लोरा फाउना आहे, जी काही वनस्पती आहेत, त्यांचे सुद्धा संरक्षण आपण जर करू शकलो तर ते खूप चांगलं आहे. झाडं लावायची, मात्र त्याची निगा राखायची नाही असं होऊ नये. आपण झाडं लावूया आणि त्यांची काळजी पण घेऊया. आपल्याला माहिती आहे की सी शोअर वरती अनेकदा फिश मेलेले सापडतात, आणि याचं कारण असतं की काही द्रव पदार्थ, काही नकोसे पदार्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्याला म्हणतो आपण, ते नद्यांमध्ये आणि ते समुद्रात सोडले जातात. तर अशा प्रकारे जिथे जिथे चुकीची कामं होत असतील, मग ते एखादं रेडिओलॉजीचं सेंटर सुरू होणं असेल कम्युनिटीमध्ये, ज्याच्यामुळे उत्सर्जनामुळे बाकीच्या पब्लिकला धोका होऊ शकतो, अशा सगळ्या प्रदूषणांवरती मॉनिटरिंगचं काम आपले विद्यार्थी करू शकतात. ते सोशल ऑडिटिंगचं काम त्यांनी आपल्या हातात घ्यायला हवं असं मला नक्की सुचवावं असं वाटेल. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या विद्यार्थी आपले करू शकतात, कारण विद्यार्थी, युवा पिढी ही एक अशी ऊर्जा आहे, ही एक अशी चळवळ आहे, ही अशी एक मोठी म्हणूया शक्ती आहे की ज्याच्यामुळे संपूर्ण वातावरण आपण क्षणामध्ये बदलू शकतो, आणि त्याच्यासाठी लागणारी शक्ती ही युवा पिढीकडे नक्की आहे. तुमच्यापैकी लेखक आहेत, तुमच्यापैकी कवी आहेत, त्यांनी या विषयावरती लिहावं, समाज प्रबोधन करावं, एखादा व्हिडिओ तयार करावा आणि तो आपल्या समूहामध्ये, व्हॉट्सअपमध्ये जरूर प्रसारित करावा. वेगवेगळ्या माध्यमांचा उपयोग करत राहा आणि स्वतःला त्याच्यामध्ये आपण अधिक काय म्हणूया स्किलफुल बनवत जातो. तर असे जे काही दिवस आहेत, या दिवसांचा आपण अशा पद्धतीने विचार करूया की या अपॉर्च्युनिटीज आहेत टू हँडल द सोशल अवेअरनेस कॅम्पेन्स, आणि त्याच्यासाठी तुम्ही या दिवसांचे महत्व ओळखून काम कराल अशी मला नक्की खात्री आहे. खूप छान व्हिडिओज तुम्ही तयार करता, गाणी लिहिता, त्याचं आपल्याला इतक्यातच उदाहरण आहे आपल्या समोर, आणि त्याच्यासारख्या असंख्य आणखीनही तुम्ही नवीन डॉक्युमेंटरीज तयार कराल, छोट्या छोट्या क्लिप्स तयार कराल, व्हिडिओ क्लिप्स तयार कराल आणि त्या प्रसारित कराल याची मला खात्री आहे. तुमच्याकडून जो ठेवा आम्हाला मिळतो तो आम्ही महाविद्यालयीन स्तरावरती YouTube वरती जपायचा प्रयत्न करतो. तेव्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझं विशेष आवाहन असेल की तुम्ही जर अशा पद्धतीने काही केलं तर ते कॉलेजला जरूर जरूर शेअर करा. आम्हाला तुमचा अभिमान आहे आणि अभिमानास्पद काम तुम्ही भविष्यातही करणार आहात याची खात्री आहे. आजच्या दिवशी जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी तुम्ही ओळखून या कार्यक्रमात सामील झालात, त्यासाठी सगळ्यांचं अभिनंदन आणि आयोजकांचे धन्यवाद की त्यांनी मला इथे बोलायची संधी दिली. आणि परत एकदा मॅडमचं विशेष आभार, तुतपुळे मॅडमचा विशेष आभार की त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ इथे दिलाय आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका त्यांना स्पष्ट केली. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम असताना सुद्धा आपण वसुंधरा दिनाच्या निमित्तानं आभासी कार्यक्रमात आपण उपस्थित झालात. समूहामध्ये किती मोठी ताकद आहे, विद्यार्थी समूहामध्ये केवढी मोठी ताकद आहे, आणि या ताकदीचा वापर पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी आपण सर्वांनी करावं हा संदेश आपण दिलेला आहे. झाडांवर खरं तर पाटी लावावी की मला तोडू नका, मलाही जगू द्या, असा संदेश आपल्या एकंदरीत वक्तव्यातून होता. मनपूर्वक आभार. धन्यवाद मॅडम की आमच्या विद्यार्थ्यांना आपण मार्गदर्शन केलं, उद्युक्त केला, त्याबद्दल पुनश्च एकदा आपला आभार. आणि मी आभारासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक नरेश धुर्वे सरांना विनंती करतोय की आपण आभार मानावं. धुर्वे सर. धन्यवाद मिश्राम सर. धन्यवाद सर की आभार प्रदर्शनाचा जो एक भाग माझ्यावर सोपवलेला आहे त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. आजच्या या कार्यक्रमात जो 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस, इस उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ पे जो आयोजित किया गया पर्यावरण संरक्षण में छात्रों की भूमिका, इसमें जो प्रमुख वक्ता श्रीमती सैफाली दुधबड़े जी, जिनका सहयोग मुझे पिछले 1-1.5 साल से आया है, और जो हमारी अन्विति ग्रुप है उस ग्रुप के माध्यम से पिछले 2 साल से जो पश्चिम नागपुर का जो भाग है वहाँ पर वृक्षारोपण
प्लास्टिक को किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या और उसको कलेक्ट करके अलग अलग। पिछले 29 को जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुआ, और उस डिस्कशन में अभी आज शायद हमारा शाम को 5 बजे भी मैडम के वो नेतृत्व में और जो अन्विति ग्रुप है उस ग्रुप के माध्यम से आज कुछ पौधे बांटना भी है और कुछ पौधे लगाना भी है, तो वो भी काम आज करने वाले इस पर्यावरण डे के उपलक्ष्य में। तो ऐसे समय में जो इनिशिएटिव ले रहे, जो पहल कर रहे शेफाली जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जैसे उनको मैंने कहा कि मैम ऐसी इस तरह से हमें आपके जो मौलिक विचार है वो हमारे छात्रों को प्रदान करे, तो उन्होंने सहजता से नॉर्मली कि चलो ठीक है कोई ये नहीं। और उन्होंने समय समय पर जो हमारे छात्रों को मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मेरे टीचर, हमारे प्रिंसिपल जो रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद कि आज मॉर्निंग से जब मैडम को देख रहा हूँ कॉलेज में, तो कंटिन्यू वो बिजी है कुछ मीटिंग्स में, अलग अलग मीटिंग्स में, फिर भी उन्होंने अभी जस्ट 10 या 15 मिनट पहले वो आकर ज्वाइन की। इतना अमूल्य समय मैडम का हमें मिला, और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे मार्गदर्शन किया हमारे बच्चों के लिए। और उनके ही मार्गदर्शन में ये जो टाइम टू टाइम हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कम समय में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करने का प्रयास करें। और इसके पीछे मेन जो हमें जो गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो है हमारी धर्माधिकारी मैडम। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना अमूल्य समय, और अभी भी जस्ट 2 मिनट के बाद फिर से मीटिंग में जाने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित है। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इस नाते धर्माधिकारी मैडम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के जो समिति प्रमुख है हीरालाल जी मिश्राम, ये अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा समय ये पर्यावरण के इसमें फोकस करते रहते हैं, और विद इन कुछ घंटों के बेस पर ही हमने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मिश्राम सर ने जैसे कहा कि इस तरह से हमें एक्टिविटीज करना है, तो मैंने ठीक है कि जो पॉसिबल होता है उतना किए। और ये मैडम सर ने बार बार उस चीज को दोहराते रहे कि अरे कैसे करना ये होगा। तो ऑन द टाइम हमने ये सारा डिसीजन लिया, और मिश्राम सर ने पहल करके जब प्रमुखता की जो जिम्मेदारी होती है उतना निभाते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम आज सफल किया है। उसके लिए भी मैं हीरालाल मिश्राम सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के जितने भी प्राध्यापकगण हैं जिन्होंने इस पूरे वेबिनार में सहभागी रहे हैं, उन सभी प्राध्यापक गण का भी धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से जो हमारा जो अन्विति समूह है, वहाँ से शेखर जी है, उषा जी है जो जुड़े हुए हैं, और भी बाकी के सदस्य जो जुड़े हैं, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के जो एक्टिविटीज में जो उन्होंने सहभाग दर्शाया। उसके साथ साथ हमारे जो छात्र हैं जिनके बगैर ये कार्यक्रम नहीं होता था, और स्पेशली ये जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं कि विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिले, विद्यार्थियों के जो भी ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हो सके, वो एक कोशिश की जाती है। और जिसके बेस पर अभी हमारे यहाँ ये देखते हैं कि जो वातावरण की बात अगर करते हैं, तो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करने वाले वो है स्टूडेंट्स। अभी हमारे दादा परदादाओं ने जो भी पेड़ लगाए थे इसके रोड के किनारे हो, जहाँ आम के हो या नीम के हो, ये सारी चीजें अभी उनकी उम्र होते जा रही, सूखते जा रहे, लेकिन उनके बारे में कोई भी व्यक्ति इतना फोकस नहीं कर रहा है। जैसे अभी शेफाली जी ने कहा कि मेट्रो में हम सिटी तो बना रहे, पुल तो बना रहे, लेकिन पेड़ नहीं, और पेड़ भी हम लगा रहे एग्जैक्टली, लेकिन वो पेड़ इस तरह से लगा रहे वो बोनसाई वाले, कि जो पेड़ पहले जो थे तो वो करीब करीब 100 साल से थे, तो अभी तक हमें छांव देते थे। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी जो रोड के किनारे आप देखिएगा दोनों साइड से या बीच में जो लगा रहते हैं, तो उनमें से सिर्फ फूल लगे रहते हैं या हरा दिखता है, लेकिन छांव नहीं दिखता। अभी हमें महसूस नहीं होता। अभी जून महीना अभी एंड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, लेकिन जनवरी फरवरी महीना जब चालू होता है, तब हम जहाँ भी खड़े रहेंगे तो हमें छांव की एक महसूस होने लगती है कि कहाँ छांव मिलेगा, ये हम ढूंढते रहते हैं। तो बच्चों जो हमारे छात्र हैं उन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेंगे, हम सब पे तो है ही है, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उन पे ज्यादा एक कहना चाहूंगा, नंगी धरती करे पुकार, बच्चे कम पेड़ हजार। तो इस तरह से जो भी हमारे छात्र हैं ज्यादा से ज्यादा, और छात्र के साथ साथ सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए।
उसके साथ साथ हमारे जो टेक्निकल सहायक, जो हम ये सारी चीजें आप सभी लोगों से जो कांटेक्ट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन हो रहा है या देख पा रहे हैं, तो इसमें जो अहम भूमिका है वो हमारे ही छात्र इस महाविद्यालय के दिनेश मंडप है। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम सभी को एक इस टेक्निकल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। और उसी के साथ साथ जिन भी सदस्यों ने, जिन भी छात्रों ने, जिन भी सहभागी हमारे प्राध्यापक ने इस सारे प्रोग्राम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कामयाब करने के लिए सहयोग किया, उन सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का यह कार्यक्रम, और अंत में एक ही काम बताऊंगा, क्योंकि अभी कोरोना के इसमें जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आई है, आज अगर हम सभी लोग संकल्प लेते, कम से कम आप तो देखिएगा अभी आम का सीजन है, बहुत सारे लोग आम खा रहे और आम की गुठलियां फेंक देते, तो उनको सिंपल सा एक काम कर सकते हैं आप कि जो भी आम खाते हैं छिलके आप कोई गाय के लिए दे सकते हैं या बाहर रख सकते हैं, लेकिन जो आम की जो गुठलियां हैं उनको अगर आप सुखा के रख देते हैं तो उनको कुछ दिनों के, अभी गर्मी बहुत तेज है फिलहाल में, धूप अच्छा है, तो वो 2 या 3 दिन में सूख जाएंगे ऊपर का छिलका, उसको आप आराम से रख सकते हैं। और जब आप घूमने जा रहे हैं कहीं पर भी, तो छोटा सा गड्ढा कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा मिट्टी निकालिए और वहां डाल दीजिए, जहां भी घूमने जा रहे हैं किनारे में, चाहे वो रोड के किनारे हो, जंगल के किनारे हो, या जहां भी आप वॉकिंग करने या फिर ऐसे घूमने कहीं तो भी जा रहे हैं, तो वहां लेके डाल दीजिएगा। हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद, 5 साल के बाद वो बड़े पेड़ हो जाए, आपको अगर वो आम ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी या आपके बच्चों को वो मिल सकता है। कोई भी, अभी जामुन भी आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जब भी आप खाते हो उनका छिलका या उनका जो भी आप खा रहे हो वो खा लीजिएगा, लेकिन जो बीज है उनको फेंकने के बजाय अगर आप इस तरह से कलेक्ट करके रखते हैं, डेफिनेटली हम सभी को आने वाले समय में बेनिफिट होगा। तो इसलिए अभी ये जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की, जैसे मैडम ने भी, सिपाली मैडम ने बताया, धर्माधिकारी मैडम ने भी बताया कि ऑक्सीजन की जो किल्लत आने वाली है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा। अभी हमारे यहाँ के सीमेंट के जंगल हो रहे थे, पहले पेड़ों के जंगल होते थे, अभी सीमेंट के जंगल रेडी हो रहे हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली कि हमें अभी जैसे पानी की बोतल हमें लेकर कैरी करना होता है, उसी तरह से आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैरी करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, ये अगर इस तरह का ये रखते हैं तो डेफिनेटली हम सभी को बहुत बेनिफिट होगा, ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, और सभी लोग एक स्वस्थ और एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पर्यावरण का आज जो प्रोग्राम था, जागतिक पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, आज के हमारे जो अध्यक्ष इस कार्यक्रम के डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, प्राचार्य त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, इनके अनुमति से यह कार्यक्रम यहाँ आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उर्वे सर. मेश्राम सर काय नाही बोलायचं? नाही सर, हाँ, एक सूचना आहे धुर्वे सर. हाँ बोला. 3 वाजता आपण एक ऑर्गन डोनेशनचा कार्यक्रम घेतोय आहे. सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थ्यांना तो कार्यक्रम अटेंड करायचा आहे. आपला अलमनाय सागर कक्कड आहे, तो हा मीटिंग कंडक्ट करतोय. सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही मोठ्या संख्येने अटेंड करावं, आणि अनेक असे पैलू आहेत ते कदाचित तो आपल्याला सांगू शकेल ऑर्गन डोनेशनच्या बाबतीत. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. ओके. तो सभी छात्र थोड़ा सा ध्यान देंगे, सभी प्राध्यापक हमारे जो भी हैं महाविद्यालय के, और जो भी ये इसमें सहभागी होना चाहते हैं, जो भी इसके, तो उन सभी से अनुरोध रहेगा कि 3 बजे जो ऑर्गन डोनेशन का जो ऑब्जर्वेशन विजिट है, उसमें हमारे ही छात्र हैं जो सागर कक्कड़, तो वो इसमें व्याख्यान देने वाले हैं, और ऑर्गन डोनेशन में क्या क्या चीज़ें जरूरी है, कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं, या क्या किया जा सकता है, किस तरह से करना है, या उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें उनके व्याख्यान के द्वारा वो बताएंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जितने भी सदस्य वो सभी लोग उसमें शामिल हों। धन्यवाद. धन्यवाद शेफाली मैम.